Hello everyone, मेरा नाम है श्रीधर and welcome back to a new episode of this transitional journey towards Gen AI engineer. In this journey, we are actually trying to become a Gen AI engineer. So Gen AI engineer actually होता क्या है? It's a complete package of everything. Infrastructure हो सकता है, networking हो सकता है, a DevOps हो सकता है, programmer हो सकता है, tester हो सकता है, and everything. हर चीज का एक पैकेज बनना जरूरी है to become a Gen AI engineer. सो उसी के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं हर एक चीज. वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू एक्सप्लोर एवरीथिंग जो भी हम कर सकते हैं. मैंने ऑलरेडी एक डॉकर का प्लेलिस्ट बना दिया है जहां पे मैंने डॉकर को डिटेल में समझाया है और कुछ प्रैक्टिकल्स भी किए हैं विद रिलेटेड टू डॉकर. और एक और सेकंड प्लेलिस्ट मैंने जो नया बनाया है दैट इज फॉर सिस्टम डिजाइन. और उसके पहले वीडियो में मैंने सिस्टम डिजाइन को बहुत ही लेमन टर्म में ब्रेक डाउन किया है अंडर 30 मिनट्स. So I request you to please go through that video to understand what system design actually is. And उसके अलावा हम क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं कैपेसिटी प्लानिंग. ये सिस्टम डिजाइन का प्लेलिस्ट के अंदर ही मैं इस सबको इंक्लूड करना चाहता हूँ जहाँ पे हम पढ़ रहे हैं बड़े बड़े बिजनेस कैसे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, कैसे अपने एप्लीकेशंस को डिजाइन करते हैं ताकि वो मिलियंस ऑफ यूजर्स को सर्व कर सके एट अ सेम टाइम पे. सो ऑलरेडी मैंने 2 एपिसोड्स इसके लॉन्च कर दिया है जिसमें मैंने यूट्यूब का किया हुआ है और व्हाट्सएप का किया हुआ है, जिसमें हम लोगों ने देखा है कि हाउ यूट्यूब प्लान्स देयर एप्लीकेशन और यूट्यूब डू अ कैपेसिटी प्लानिंग फॉर देयर एप्लीकेशन एंड सिमिलरली व्हाट्सएप के लिए भी. नाउ क्योंकि हम जेन एआई पढ़ रहे हैं तो मैं भी चाहता था कि एक ऐसा बिजनेस हम चुने जिसपे हम कि जेन एआई एप्लीकेशंस लाइक चैट जीपीटी हो गया, क्लॉड, लामा, ये कैसे अपने यूजर्स को सर्व करते हैं. बिकॉज अगर आपने अभी के टाइम में देखा होगा तो पीपल आर यूजिंग मोर ऑफ चैट जीपीटी एंड दिस एआई टूल्स रादर देन द गूगल और द यूट्यूब जो अर्लियर हमारे नुआंसेस थे. अब उससे ज्यादा हम क्या यूज कर रहे हैं? वी आर यूजिंग चैट जीपीटी एंड अदर एआई एजेंट्स. सो विदाउट एनी डिले लेट्स डाइव इनटू इट. ब्रीफली मैं बता देता हूं कि कैपेसिटी प्लानिंग में हमने आज तक क्या डिस्कस किया हुआ है. कैपेसिटी प्लानिंग में हमने डिस्कस किया है कि अगर आप एक रेस्टोरेंट खोल रहे हो तो आपके कस्टमर्स कितने हो सकते हैं, आपको वेटर्स कितने चाहिए होंगे, आपको किचन में शेफ्स कितने चाहिए होंगे, आपका ऑर्डर पर मिनट कितना निकल सकता है, फिर आपका प्रॉफिट एंड लॉस, कॉस्ट कैलकुलेशन और उसका केपेक्स क्या होगा, ओपेक्स क्या होगा. मतलब आप एक तरीके से पूरा सिस्टम पहले से प्री डिजाइन करोगे. उसको रियलिटी में लाने से पहले यू विल कैलकुलेट ईच एंड एवरी एस्पेक्ट जिससे आपको पता लगे कि आपका बिजनेस किस टाइम पे कितने लोगों को सर्व कर सकता है. उसी की तरह अगर एआई की बात अगर हम करें तो एआई के अंदर कौन से कॉन्सेप्ट्स आते हैं. अगर मैं एक चैट जीपीटी ओपन करता हूं या फिर मैं कोई क्लॉड ओपन करता हूं या फिर मैं जेमिनाई ओपन करता हूं तो उसके लिए मैं एक यूजर हूं. और फिर मैं क्या करूंगा? मैं करूंगा प्रॉम्प्ट एंटर. एक तरीके से मैं गूगल या फिर जेमिनाई से बोल रहा हूँ या फिर मैं चैट जीपीटी से बोल रहा हूँ कि आई वांट टू नो दिस. मैं जो भी टेक्स्ट एंटर करूंगा या फिर जो भी क्वेरी एंटर करूंगा दैट विल गो एज अ प्रॉम्प्ट. और दूसरा है कि मैंने प्रॉम्प्ट एंटर कर दिया, मैंने टेक्स्ट एंटर कर दिया, मैंने कुछ सेंटेंस एंटर कर दिए, बट क्या एआई को वो सब कुछ समझ में आएगा? ऑब्वियसली नहीं. तो उस चीज को समझने के लिए उसको हर एक चीज को ब्रेक डाउन करना पड़ता है इनटू अ स्मॉलर बिट्स. तो उस चीज को हम कहते हैं टोकन्स. इन द टर्म्स ऑफ एआई वी आर यूजिंग टोकन्स. इसके बारे में और ज्यादा आगे डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए समझ लीजिए कि ये सारे कंपोनेंट्स एआई के कैलकुलेशन में हमें चाहिए होंगे. यूजर्स, प्रॉम्प्ट्स, टोकन्स, जीपीयू. हर एक चीज के लिए पीछे अगर आपने कोई प्रॉम्प्ट दिया है एंड एआई हैज टू कंप्यूट दैट, अंडरस्टैंड दैट एंड गिव यू अ प्रेडिक्शन और द आउटपुट, उसके लिए उसको कंप्यूट करना पड़ता है एंड इट विल नीड अ कंप्यूटेशन रिसोर्सेज. उसके लिए हमें जीपीयू कैलकुलेट करना पड़ेगा. इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में अगेन वही सब चीजें आ जाती है जो हमने ऑलरेडी देख रखी हैं. सीडीएन्स हो गए या फिर हमारे कैशे हो गए या फिर जो सर्वर रिलेटेड हमारे ऑलरेडी जो हम लोगों ने पढ़ा है, सेम चीज इंफ्रास्ट्रक्चर का एआई में भी यूज होगा. नाउ एक कॉमन रूल है हमारा प्लेटफॉर्म कैपेसिटी का. मतलब किसी भी प्लेटफॉर्म का अगर हमें कैपेसिटी देखना है तो उसका एक है कि यूजर्स कितने हैं उतना डिमांड आप इनटू कर दीजिए. यूजर्स इनटू डिमांड डिवाइडेड बाय द रिसोर्सेस. उस हिसाब से आप अपना कैपेसिटी प्लानिंग करोगे. इसका मतलब समझ लीजिए एक होटल में अगर 10 लोग आते हैं वो शायद 20 प्लेट ऑर्डर करेंगे तो 10 इंटू 20 200 डिवाइडेड बाय रिसोर्सेस. मेरे वेटर्स कितने हैं या फिर मेरे शेफ्स कितने हैं. सो दिस विल गिव यू द एग्जैक्ट रेशियो और एग्जैक्ट कैलकुलेशन फॉर प्लेटफॉर्म कैपेसिटी. तो चलिए लेट्स क्विकली डाइव इनटू आवर कैलकुलेशन ऑफ जेन एआई कैपेसिटी प्लानिंग. उससे पहले समझते हैं एआई टोकन्स. अभी मैंने आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताया कि हम एक एआई एजेंट को सेंटेंस में लिख के दे देते हैं दैट इज कॉल्ड प्रॉम्प्ट. आई वांट टू नो समथिंग या फिर आई वांट टू नो द वेदर ऑफ दिस सिटी. तो दिस इज अ सेंटेंस फॉर मी, बट फॉर द सिस्टम और फॉर द एआई ये एक सेंटेंस नहीं होगा.
दे विल ट्राई टू एनालाइज इट एज अ टोकन। सो एक कॉन्सेप्ट आता है टोकनाइजेशन, जहां पे हर एक एजेंट या फिर हर एक एआई एजेंट अपने अपने तरीके से दे विल हैव अ डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन। ओके, चैट जीपीटी शायद उसको किसी अलग तरीके से समझना चाहे, या फिर लामा उसको किसी अलग तरीके से समझना चाहे इन द सेंस टोकनाइज करना चाहे। अभी फॉर एग्जांपल चलिए मैं आपको, तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे अगर हम लिखते हैं हेलो वर्ल्ड, सो अब ये टोटली किसी एआई एजेंट पे डिपेंड रहेगा कि वो किस तरीके से टोकन समझना चाहता है। वो तो इस पहले वर्ड को एक टोकन समझ सकता है और इस दूसरे वर्ड को एक दूसरा टोकन समझ सकता है। नहीं तो कुछ सिर्फ ये दो को एक टोकन समझ सकते हैं, फिर ये दो को टोकन, फिर इस स्पेस को पकड़ के एक और टोकन, फिर ये दो टोकन, फिर ये दो टोकन, और फिर एक टोकन। सो इस तरीके से कुछ कुछ एआई एजेंट्स अपने अपने तरीके से कैलकुलेट करते हैं। बट फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई एग्जाम्पल पकड़े, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हेलो वर्ल्ड इज 2 टोकन्स, हेलो एंड वर्ल्ड। ओपन एआई इज अमेजिंग इज रफली 4 टोकन्स। मतलब अगर ओपन एआई इज अमेजिंग, अगर हम एक तरीके से ये मान ले कि ये प्रॉम्प्ट है ओपन एआई इज अमेजिंग, इसमें ओपन एआई इज अमेजिंग 4 टोकन, ओपन एआई को अलग लिया है, ओपन एआई इज अमेजिंग रफली 4 टोकन। सो ऑन एवरेज 1 टोकन इज इक्वल टू 0.75 वर्ड्स। एंड नाउ इट टोटली डिपेंड्स ऑन द एआई एजेंट्स और एआई मॉडल्स कि वो कैसे अपने आप कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं अपने खुद के टोकनाइजर के लिए, या फिर अपने वो इट टोटली डिपेंड्स ऑन द एआई मॉडल्स, उसका क्या कॉन्फ़िगरेशन है टोकनाइजेशन का, या वो किस तरीके से एक सेंटेंस को टोकन्स में डिवाइड करना चाहते हैं। इट इज कंप्लीटली डिफरेंट फॉर डिफरेंट एआई मॉडल्स नाउ। बट हमारे लिए ये कैलकुलेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप खुद से कोई एक एआई एजेंट या फिर एक एआई मॉडल बना रहे हो, तो आपको पता लगना चाहिए कि पर टोकन का कॉस्टिंग कैसे होगा, बिकॉज आपका जो भी कॉस्टिंग होगा वो डिपेंड होगा आपके टोकन्स के ऊपर। यहाँ पे लिखा है कॉस्ट, यू यू विल बी बिल्ड पर टोकन, आपका टोकन कितना है, और जो टोकन का कैलकुलेशन है वो हमेशा रहता है कि इनपुट टोकन जो मैंने वर्ड दिया है प्लस आउटपुट टोकन। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे है टेल मी अ जोक, दिस इज माई इनपुट टोकन। अगर 0.75 का कैलकुलेशन करें तो दिस इज 6 टोकन्स। उसका रिटर्न आता है व्हाई डिड द चिकन क्रॉस द रोड। ये एक तरीके से एक एआई एजेंट ने हमको वापस रिप्लाई दिया है। तो इसमें हमको कितना आउटपुट आया है 10 टोकन्स। अगर इसको 0.75 से अगर हम फैक्टर करें तो 10 टोकन्स हमारा आउटपुट है। 6 प्लस 10 इज अवर 16, टोटल टोकन 16। अब हमें इस अब हमें इस टोटल टोकन्स पे कॉस्टिंग होगा, जो बिलिंग होगा हमारा, दैट विल ऑलवेज बी रेलेवेंट विथ इनपुट टोकन्स प्लस आउटपुट टोकन्स। तो 16 टोटल टोकन्स का हमारे को बिलिंग होगा इस चीज में। तो चलिए हमने क्या समझ लिया अभी कि अब पूरा हमारा जो बिलिंग कॉस्ट होगा या फिर जो भी हमारा बिलिंग का स्पेकुलेशन होगा वो टोटली बेस्ड होगा हमारे टोकन काउंट के ऊपर। बट उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि हमारे मॉडल को यूज करेगा कौन। तो हमारे एक्टिव यूजर एस्टिमेशन क्या होंगे, अगर हमने हमारे पुराने वीडियो को रेफर करेंगे तो उसमें हमने DAU MAU कैलकुलेट किया था, दैट वाज डेली एक्टिव यूजर्स एंड मंथली एक्टिव यूजर्स। उसके ऊपर हमें पता पड़ जाता है एग्जैक्ट कैलकुलेशन कि हमारा रिसोर्सेज कितने खर्च होंगे, या फिर हमारा बैंडविड्थ कितना लगेगा, या फिर हमारा टोटल रेवेन्यू कितना जनरेट हो सकता है। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द एस्टिमेशन ऑफ यूजर्स। अगर आपको पता है आपके एप्लीकेशन कितने यूज होंगे, कितने लोग उसको यूज करेंगे, यू विल हैव अ क्लियर पिक्चर कि आपका प्रोजेक्टेड स्कोर क्या होगा, या फिर आपका प्रोजेक्टेड प्रॉफिट क्या हो सकता है, या फिर आपको प्रोजेक्टेड आपका कैपिटल कितना लग सकता है। उस हिसाब से हम कैलकुलेशन करते हैं। सो अब क्या होता है, पहली चीज दो चीज में डिवाइड करेंगे, एक एक्टिव यूजर्स और दूसरा है साइंड अप यूजर्स, रजिस्टर्ड यूजर्स। कुछ कुछ होते हैं जो सिर्फ रजिस्टर कर लेते हैं उसके बाद यूज नहीं करते, बट वो हमारे रजिस्टर्ड यूजर में काउंट होंगे, बट दे आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग, लाइक वी आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग फ्रॉम देम, और ना ही वो हमारा कंप्यूट पावर कुछ यूज कर रहे हैं। सो उसके लिए हम देखेंगे, समझ लीजिए कैलकुलेशन है रफली कि रजिस्टर्ड यूजर हमारे टोटल हो सकते हैं 1 मिलियन टू 10 मिलियन प्लस। ये एक रफ कैलकुलेशन है, हम अपना कोई एआई मॉडल समझ लेते हैं। मैं समझ लीजिए मैंने एक एआई मॉडल बनाया जिसका नाम है गंजू। ये सिर्फ हम अपने बॉल्ड फ्रेंड्स के लिए बना रहे हैं जो उनके साथ बैठ के बात कर सकते हैं कि बाल कैसे उगाना है करके। सो 1 मिलियन टू 10 मिलियन प्लस रजिस्टर्ड यूजर्स है। अब उसमें हम क्या करते हैं, हमेशा इतने लोग तो हमेशा एक्टिव नहीं रहेंगे, तो मंथली एक रफ कैलकुलेशन लिया है कि इसका 30% हमारे पास हमेशा मंथली एक्टिव यूजर्स रहेंगे। तो वो कितना बन जाते हैं टोटल, अगर 1 मिलियन है तो समझ लीजिए 30,000,
और अगर तो वो कितने बचेंगे? सो रफली अराउंड 30 to 50% ऑफ 1 मिलियन और 10 मिलियन, मतलब 5 मिलियन या फिर नियर टू नियर 3 मिलियन के हिसाब से हम मान के चल रहे हैं कि हमारे मंथली एक्टिव यूजर्स होंगे। तो मैं इसको 3 मिलियन कॉस्ट पकड़ लेता हूँ। डेली एक्टिव यूजर्स वो मंथली यूजर्स के 10% होंगे, तो अगर 10% ऑफ 3 मिलियन, ठीक है, उस हिसाब से, या फिर 20% आप पकड़ सकते हो, डिपेंड्स। और फिर वैसे ही हम हर बार जो भी कैलकुलेशन करेंगे, मंथली से कम डीएयू होगा, डीएयू से कम कॉन्करेंट होंगे। अब कॉन्करेंट यूजर का वापस अगर मैं आपको दिखाऊं तो सिमिलर टाइम पे, सेम टाइम पे आपका एप्लीकेशन कितना लोग यूज कर रहे हैं वो बताता है कॉन्करेंट यूजर्स। सो रफली हमने पिछली बार भी कैलकुलेट किया था कि या तो वो रेंज कर सकता है 10 to 20%, बट अगर कोई नया सिस्टम है तो आप 5 से 10% मान के चलिए। सो 3 मिलियन का 10% था डीएयू, और उसका 20%, उसका 5% से 10% आएगा कंकरेंट यूजर्स। नाउ यहां पे एग्जांपल ले रखा है कि अगर 1 मिलियन रजिस्टर्ड यूजर्स है, 1 मिलियन रजिस्टर्ड यूजर्स है, तो डीएयू उसका 10% हमने लिया है, दैट इज 100K यूजर्स है, और उसका 5% हमने लिया है कॉन्करेंट यूजर्स, दैट इज अराउंड 5K। और पीक हमेशा फैक्टर है 3 से इंटू करना, बट यहाँ पे 2.5 से x से किया है। दिस इज अगेन एजम्पशन, आप 3 से करना चाहे 3 से कर सकते हो, 2.5 से करना चाहे तो 2.5 से कर सकते हो। अगेन आप जो भी एज्यूम करेंगे यू हैव टू स्पेंड अकॉर्डिंग टू दैट। सो 12,000 या फिर 12.5K आपके एक्टिव यूजर्स एस्टिमेशन होगा। तो नेक्स्ट कैलकुलेशन आता है प्रॉम्प्ट एस्टिमेशन का। नाउ मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस करके बता दिया है कि व्हाट इज प्रॉम्प्ट। एनीथिंग विच यू राइट एंड हिट एंटर, कुछ भी लिखो और जैसे आपने सेंड दबाया चैट जीपीटी पे या फिर जेमिनाई पे, दैट विल बिकम योर प्रॉम्प्ट। सो अभी डे टू डे लाइफ में कुछ अगर बहुत कम यूजर्स, बहुत ज्यादा लाइटली यूज करने वाले यूजर्स हैं तो वो दिन में 5 से 10 बार प्रॉम्प्टिंग करेंगे। कुछ मीडियम वाले हैं तो वो करेंगे शायद 10 से 25 बार कर लेंगे दिन में। और हमारे जैसे पावरफुल यूजर्स अगर होंगे तो वो 50 से 100 बार प्रॉम्प्ट करेंगे एक दिन में, टू अंडरस्टैंड सम बेसिक नॉलेज ऑफ जेन एआई हो सकता है, या फिर हम अपने लिए कुछ रोड मैप ढूंढ रहे हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं। सो वी विल गिव अ प्रॉम्प्ट। एक बार नहीं, हम 1000 बार पूछना शुरू करते हैं कि ईच एंड एवरीथिंग डिटेल्स में पूछना शुरू करते हैं। सो एवरीथिंग इज अ प्रॉम्प्ट। लेकिन प्रॉम्प्टिंग को हम कैलकुलेट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर एक यूजर दिन में 10 बार प्रॉम्प्ट करता है तो वो 10 बार रिक्वेस्ट कर रहा है, और हर रिक्वेस्ट में आपका जीपीयू खर्च होगा, आपका कंप्यूटेशनल पावर लगेगा, जो भी पीछे मैकेनिज्म काम कर रहा है या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें कंप्यूटेशन होगा, और हर कंप्यूटेशन में आपको लगेंगे पैसे। तो आपको ये कैलकुलेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक रिक्वेस्ट या फिर प्रॉम्प्टिंग के लिए आपको कितना एस्टिमेशन करके चलना पड़ेगा अपने एप्लीकेशन पे या फिर अपने मॉडल के लिए। नाउ सी हियर, आपको जैसे मैंने आपको बताया कि जितने यूजर्स उससे आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। अगर लाइट यूजर्स है तो 5 से 10 प्रॉम्प्ट, 10 से 15 से 25 प्रॉम्प्ट फॉर एवरेज, और 50 से 100 फॉर मैक्स यूजर्स। उससे क्या हो रहा है, ईच प्रॉम्प्ट नीड्स प्रोसेसिंग टाइम। जैसे आप सेंड दबाओगे, एक छोटा सा मिली सेकेंड्स का टाइम लेता है एक एआई मॉडल, और उसके बाद आपको रिस्पॉन्स जनरेट करके देता है। लेटेंसी, नाउ व्हाट हैपेंस, एक बार रिस्पॉन्स जनरेट करके दे दिया, नेक्स्ट टाइम व्हेन यू प्रॉम्प्ट अगेन, तो वो क्या करता है, आपके जो पुराने मेमोरी है उसको पढ़ के अगेन इट विल ट्राई टू टैली एवरीथिंग एंड देन गिव द रिस्पॉन्स। इसमें क्या आता है, लेटेंसी। तो जितनी बार आप प्रॉम्प्टिंग करोगे उतनी बार एआई वापस से ओल्ड चैट हिस्ट्री पढ़ेगा एंड देन अगेन इट विल गिव यू रिस्पॉन्स। बट उस सारे पढ़ने में और रिस्पॉन्स देने में इट विल हैव अ स्मॉल लेटेंसी। आपने देखा होगा कई बार आपका चैट स्लो होने शुरू हो जाते हैं, इट्स बिकॉज ऑफ लेटेंसी। थ्रूपुट, जीपीयू का एक जीपीयू का लिमिट होता है, एक मैक्सिमम टोकन, उसके बाद वो अपने मेमोरी से सब कुछ इरेज कर देता है। देन कॉस्ट, और हर बार जब भी आपका जीपीयू रन करता है या फिर जीपीयू प्रोसेस करता है, इट विल क्रिएट योर बिल्स। तो इट विल, नाउ लेट्स डू सम कैलकुलेशन। नाउ अब हम समझ लेते हैं कि एक एवरेज मान के चलते हैं, डेली प्रॉम्प्ट्स कितने हो सकते हैं। डेली एक्टिव यूजर्स हमने 100K रखा हुआ था, 100K इंटू समझ लीजिए 20 पर डे वो प्रॉम्प्ट कर रहे हैं, 20 पर डे प्रॉम्प्ट जा रहा है। सो इसका रिजल्ट कितना आता है, 2 मिलियन प्रॉम्प्ट्स पर डे। 2 मिलियन प्रॉम्प्ट्स में क्या आ रहा है, तो मंथली कितना हो जाएगा, इंटू 30 कर दो तो कितना हो जाएगा, 60 मिलियन प्रॉम्प्ट्स पर मंथ। सो एक आवर में अगर इसको आवरली डिवाइड करना है तो यू विल गेट 83,000 प्रॉम्प्ट्स पर आवर। राइट नाउ फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई विल शो यू, दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू अ डे। एनी एआई मॉडल वो सेम प्रोसेस से ही गुजर रहा होगा। सुबह 6 बजे जब लोग कम रहते हैं, इट विल हैव नियर टू 0 प्रॉम्प्ट्स। 9 AM a bit of more than 15,000, from 9 AM it will have more than
and then so from 9 a.m. it will go in lakhs. Okay, it is nearly 1.5 lakhs prompts. Then 12 p.m. goes to 3 p.m. it will goes to 4.5. 6 p.m. it will go touch the 6 wala 6 lakhs wala model. Then it will go to 9 p.m. and if you calculate everything it will be 2 million prompts in a day. सो इतना सब कुछ अगर आप कैलकुलेट करोगे, दिस इज जस्ट डिवाइडेड इन अ डे वाइज स्ट्रक्चर कि आपका टाइमिंग में कितना बैठता है प्रॉम्प्ट्स, जस्ट फॉर योर बेसिक अंडरस्टैंडिंग. बट नाउ लेट्स, अभी आपको पता पड़ गया कि नियरली 2 मिलियन प्रॉम्प्ट्स पर डे होते हैं. बट अगर आप पीक पकड़ोगे, समटाइम्स हो सकता है कि कोई सीजनल इशू हो या फिर रेनी, कुछ ऐसा हो सकता है कि कहीं रेन में किसी और चीज के लिए प्रॉम्प्ट कर रहे हैं कि भाई ये रेन में हम क्या करें, बहुत सारे किसान मिलके पूछ रहे हैं, या फिर बहुत सा ऐसा कुछ नेशन वाइड इशू हो गया जिसकी वजह से हम और ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहते हैं, तो हम और ज्यादा एआई में प्रॉम्प्टिंग कर रहे हैं, तो हम उसको पीक फैक्टर भी पकड़ सकते हैं इन कैलकुलेटिंग अवर प्रॉम्प्ट कैलकुलेशन. उसमें हम पीक फैक्टर पकड़ेंगे, अगेन 2 to 3 पीक फैक्टर पकड़ लेना, तो ये हो जाएगा डेली का 6 मिलियन इन अ वेरी रेयर केसेस. बट अभी के लिए फिलहाल हम मान के चलते हैं कि 2 मिलियन प्रॉम्प्ट्स पर डे इज आवर कैलकुलेशन. नाउ कम्स अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट. हमने प्रॉम्प्ट कैलकुलेशन कर लिया, उससे पहले हम लोगों ने देख लिया कि हमारे एक्टिव यूजर्स कितने हो सकते हैं. अब हम देखते हैं कि टोकन कंजम्पशन एस्टिमेशन. हमने टोकन के बारे में समझ लिया था कि टोकन क्या है. इट्स नथिंग बट अ वर्ड, या फिर जो भी आप इनपुट कर रहे हो उसको ब्रेक डाउन अगर हम करेंगे तो वो बन जाएगा टोकन. अब हम समझते हैं कि टोकन का कैलकुलेशन हमें कैसे करना है. सो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट आते हैं. एक है इनपुट टोकन, जो हम एंटर करते हैं, जो भी हम वर्ड्स एंटर करें, जो भी सेंटेंस एंटर करें, या फिर जो भी हम कॉन्टेक्स्ट एंटर करें, दैट इज कॉल्ड आवर इनपुट टोकन. अब ये क्या हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने लिखा है आई वॉन्ट टू गो टू वियतनाम 1, तो वो मुझे एक आइटनरी बना के देगा कि दिस इज द वे यू हैव टू गो देयर, एंड ये फ्लाइट पकड़ो एंड यू विल गेट अ गुड अमाउंट ऑफ नॉलेज या फिर गुड अमाउंट ऑफ कंटेंट फ्रॉम द एआई मॉडल. अब मैं क्या बोलता हूँ, ओके नाउ आई वांट टू गो फ्रॉम दिस लोकेशन, या फिर हो सकता है कि मैं कहीं डनांग से जाना चाहता हूँ, हनोई जाना चाहता हूँ, फिर कहीं और जाना चाहता हूँ, तो मैं उसको बोलूंगा अब मैं ये जाता हूँ. लेकिन अब आपको क्या लगता है कि क्या एआई मॉडल सिर्फ उस प्रॉम्प्ट को देखेगा? नहीं, वो क्या करेगा, मेरे पुराने मॉडल्स को भी पकड़ेगा. वो मेरे पुराने मॉडल्स, मेरे पुराने इनपुट जो है ना, उसको भी कैलकुलेट करेगा, बिकॉज मेरी जो हिस्ट्री है उसी से पूरा कॉन्टेक्स्ट समझ में आने वाला है. तो मेरा जो पुराना प्रॉम्प्ट है दैट विल ऑल्सो बिकम माई टोकन, दैट विल ऑल्सो बिकम माई प्रेजेंट टोकन. तो इसका कैलकुलेशन क्या होता है, इनपुट टोकन क्या होता है हमेशा हमारा, let me see it here, it's always includes system prompt, that is what, ठीक है. सिस्टम प्रॉम्प्ट मतलब जो उसने मेरे को आंसर दे दिया था पहले वाले आंसर का कि दिस वियतनाम जाने के लिए आइटनरी ये है, प्लस अभी मेरा मैसेज कि मैं आई एम वांट टू गो फ्रॉम देयर टू हियर, ये एक प्रॉम्प्ट, प्लस मेरा पुराना कन्वर्सेशन हिस्ट्री जो भी हो सकता है टोटल. सो टोटल ये सब मिला के हो जाता है मेरा इनपुट टोकन. अब आउटपुट टोकन क्या है? इस सब को देने के बाद एक रिस्पॉन्स जनरेट करेगा मेरा एआई, दैट इज अवर आउटपुट टोकन. एंड हमेशा आउटपुट टोकन इनपुट टोकन से डबल ही रहता है, क्योंकि आपने देखा होगा, आप अगर छोटा सा भी प्रॉम्प्ट दो ना, उसका आंसर बहुत बड़ा आता है, क्योंकि हर एआई मॉडल ऐसी ही ट्रेंड है कि टू गिव एज मच इंफॉर्मेशन एज पॉसिबल. तो वो हमेशा ऑन एन एवरेज 200 to 2000 टोकन्स में आंसर देता है. 200 to 1000 टोकन्स ऑफ इनपुट. अभी डेली कैलकुलेशन के हिसाब से अगर हम पकड़े तो डेली कैलकुलेशन हमने क्या रखा था कि 2 मिलियन हमारा टोटल क्या है, प्रॉम्प्टिंग. 2 मिलियन प्रॉम्प्टिंग है. अगर 2 मिलियन प्रॉम्प्टिंग में दो कॉन्सेप्ट आ गए, इनपुट एंड आउटपुट. अगर हम 500 टोकन्स इनपुट रखें और आउटपुट का टोकन उसका डबल 1000 टोकन रखे, सो हमारा टोटल टोकन पर रिक्वेस्ट कितना हो जाएगा, इनपुट प्लस आउटपुट, दैट इज 1500 टोकन्स. अब अगर इसको डेली टोकन यूजेस में डालना है तो हमको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज 2 into 15,000, दैट विल कम एज 3 बिलियन. आई विल राइट इट हियर, 3 बिलियन tokens per day. Now understand, input token plus output token into our daily prompting, ये हमको कैलकुलेशन देता है फॉर टोटल टोकन कंजम्पशन एस्टिमेशन पर डे. अब पीक आवर का अगर आप जोड़ना चाहते हो तो यू कैन एड, यू कैन मल्टीप्लाई दिस बाय 2.5 और 3,
और else आप इसको ऐसे ही रहने दे सकते हैं. दिस इज 3 बिलियन टोकन्स इज अ ह्यूज नंबर. एक और इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स आता है जो हमने पिछले वाले वीडियोस में भी कैलकुलेट किया था, दैट वाज रिक्वेस्ट पर सेकंड. सो इसका कॉन्सेप्ट क्या है? हमेशा आपको आपके सिस मॉडल पे या फिर आपके एप्लीकेशन पे ट्रैफिक नहीं रहेगा. वो किसी सेकंड पे पीक कर सकता है, किसी मोमेंट पे पीक कर सकता है, किसी मोमेंट पे बहुत डाउन टाइम रह सकता है. डाउन टाइम इन द सेंस कोई ज्यादा ट्रैफिक है नहीं, और किसी मोमेंट पे तो एकदम बर्स्ट स्पाइक हो सकते हैं कि एकदम से सारे यूजर्स आ गए. तो इसलिए हमें ये कैलकुलेशन करना हमेशा जरूरी है कि रिक्वेस्ट पर सेकंड का हमारा मैट्रिक्स क्या है. सो ये एक तरीके से आप समझ लीजिए कि अगर कोई हाईवे है और उसमें से धनाधन कारें जाई जा रही है, तो अगर हमारा हाईवे से ज्यादा ट्रैफिक हो गया तो ऑब्वियस सी बात है कि सब कुछ ठप पड़ने वाला है. तो हमें ऐसा कैलकुलेशन करना है कि हमने जितना हाईवे बनाया है उसके हिसाब से उस मोमेंट पे उतनी ही कार पास हो, ताकि उस तरीके से हमारे यहाँ पे कोई ट्रैफिक जाम लगे ना. नाउ टू कैलकुलेट दिस, हमारा डेली रिक्वेस्ट कितना था? हमारा डेली रिक्वेस्ट था अराउंड 2 मिलियन. डेली रिक्वेस्ट वॉज 2 मिलियन. अगर आप इसको सेकेंड्स पे देखना चाहे तो डिवाइडेड बाय 86,400, सो यू विल गेट 23 आरपीएस, मतलब 23 रिक्वेस्ट पर सेकेंड. आपको 23 रिक्वेस्ट पर सेकेंड देखने को मिलेंगे इन एनी मॉडल. अभी हम तो एक बेसिक तरीके से एजम्पशन कर रहे हैं कि वी विल गेट डेली रिक्वेस्ट अराउंड 23. अगर इसमें अगर आपको पीक फैक्टर ऐड करना है तो यू हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई इट बाय 2 और 3. सो आपको मिल जाएगा 58 आरपीएस. एंड बर्स्ट के लिए आप उसको और थोड़ा ज्यादा मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 से कर सकते हैं, नहीं तो आप समझ लीजिए 4 से कर सकते हैं. यू विल गेट 87 बर्स्ट आरपीएस. बर्स्ट आरपीएस इसलिए क्योंकि शॉर्ट मोमेंट्स पे काफी ज्यादा स्पाइक्स हो सकते हैं. किसी भी अगर कोई एकदम से कोई इंपॉर्टेंट न्यूज ब्रेकआउट हो गई तो उस टाइम पे अगर कोई एआई मॉडल पे आके चेक करना चाहता है, या फिर आपने अगर देखा होगा कि बीच में जिबली स्टूडियोज का बहुत ज्यादा ट्रेंड आया था, तो बहुत ज्यादा लोग एआई मॉडल्स पे गए थे. तो ये बर्स्ट आरपीएस था. ओके, अगला कॉन्सेप्ट है एलएलएम इंटरफेरेंस डीप डाइव. अभी एलएलएम का मतलब क्या है? एलएलएम मैंने आपको, अगर आपने नहीं सीखा, सो एलएलएम का मतलब है लार्ज लैंग्वेज मॉडल. ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल का मतलब इतना ही है कि वर्ड्स को अगर पैरामीटर, सो लार्ज लैंग्वेज मॉडल का मतलब इतना ही है कि आपके जो प्रॉम्प्ट है उसको मैथमेटिकल इक्वेशंस की थ्रू प्रोसेस करके एक ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज में रिस्पॉन्स दिया जा सके. मतलब आप अपना जो रिस्पॉन्स दे रहे हैं, ह्यूमन रीडेबल क्वेश्चन है, उसको मैथमेटिकल इक्वेशन से ब्रेक डाउन करके मशीन अंडरस्टैंड करेगा, एंड देन इट विल प्रेडिक्ट द आउटपुट टोकन बाय टोकन. इसमें बहुत बहुत बारीकी से हर चीज चलती रहती है, बिकॉज देर आर सो मेनी थिंग्स. देर इज अ ट्रांसफॉर्मर, एनकोडिंग, डिकोडिंग, पोजिशनल एनकोडिंग एंड वॉट नॉट. बहुत कुछ चल रहा होता है एक एलएलएम के मॉडल के पीछे, जहां पे बहुत कुछ चल रहा होता है एक एलएलएम मॉडल के पीछे. एंड वी विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो रिगार्डिंग दिस कि व्हाट इज अंडर द हुड ऑफ एलएलएम. बट उससे पहले मैं आपको बस इतना सा जिस्ट देना चाहता हूं कि एक एलएलएम के प्रॉम्प्ट के पीछे बहुत सारी मैकेनिज्म काम कर रहे होते हैं. इन अ नेटशेल एक ट्रांसफार्मर होता है जो आपके प्रॉम्प्ट को ले जाके ब्रेक डाउन करता है इनटू मैथमेटिकल इक्वेशंस एंड प्रेडिक्ट द आउटपुट टोकन बाय टोकन, और उसके बाद वो आपको एक रिस्पॉन्स जनरेट करके देता है इन ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज. इसलिए वो उसको हम कहते हैं एलएलएम. इंटरफेरेंस क्या, इसका मतलब यही है. इंटरफेरेंस का मतलब कुछ अलग नहीं है, ये आपके आंसर्स को प्रेडिक्ट कर रहा है. अभी ट्रेनिंग मॉडल में, इसमें एक और मॉड्यूल आता है ट्रेनिंग करके. ट्रेनिंग में क्या रहता है, ऑलरेडी आपका क्वेश्चन का एक आंसर प्री डिफाइंडली सेट होगा. मतलब अपने मॉडल को हमने ऑलरेडी पढ़ा दिया है कि अगर ये यूजर क्वेश्चन पूछ रहा है तो ये आंसर देना. बट इंटरफेरेंस में, सॉरी, इन्फेरेंस में क्या होता है? इन्फेरेंस में हमेशा खुद मॉडल डिसाइड करता है कि व्हाट विल बी द नेक्स्ट टोकन. मतलब वो जो टोकन जनरेट करना चाहता है, टोकन इन द सेंस कि इट्स अ वर्ड, वो कौन सा वर्ड जनरेट करना चाहता है, दैट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द एआई मॉडल इटसेल्फ. वो हर बार खुद सोचेगा कि अगला वर्ड मैं कौन सा डालूं. उसके लिए हमें एलएलएम इन्फ्रेंस डीप डाइव करना जरूरी है, क्योंकि हमें पता लगना चाहिए कि इस चीज को करने के लिए एक एलएलएम को कितना कॉस्ट आता है, या फिर एक एलएलएम को कितने टोकन खर्च होते हैं. नाउ टू अंडरस्टैंड दिस, आपको यह समझने की जरूरत है कि इन कॉन्सेप्ट के पीछे 4 चीजें वर्क करेंगी. एक है लेटेंसी, टाइम फ्रॉम प्रॉम्प्ट टू फर्स्ट टोकन. मतलब आपने प्रॉम्प्टिंग कर दी, अब एआई कैलकुलेट कर रहा है उसका फर्स्ट आंसर क्या होगा, और फर्स्ट आंसर में उसका फर्स्ट वर्ड क्या होगा, फर्स्ट टोकन क्या होगा. दैट इज लेटेंसी. उसका जो टाइमिंग है वो लेटेंसी कम से कम होना चाहिए, बिकॉज दिस विल गो इन मिली सेकेंड्स, इन फ्रैक्शंस ऑफ मिली सेकेंड्स ऑल्सो. टोकन्स पर सेकेंड, हाउ फास्ट द मॉडल जनरेट, कितनी जल्दी जल्दी वो पर सेकेंड एक मॉडल एक टोकन्स कंज्यूम कर रहा है. कॉन्टेक्स्ट विंडो, मैक्स टोकन्स द मॉडल कैन रिमेंबर. अब ये बात वही है कि आपके हिस्ट्री को कितना रिमेंबर कर सकता है. मैंने आपको पिछले शायद मैंने अभी तक कोई वीडियो बनाया नहीं इस बारे में, बट आई विल डेफिनेटली मेक वन वीडियो कि एक मॉडल के पास
एक डिफाइंड मेमोरी होती है, उसके आगे वो नहीं जा सकता. डिफाइंड मेमोरी इन द सेंस उतने टोकन्स जितने आपने दिए ना, उतने टोकन के बाद इट विल वाइप आउट एवरीथिंग. इट विल वाइप आउट योर चैट हिस्ट्री एंड इट विल स्टार्ट विद अ फ्रेश अप्रोच. तो आप अगर सोचोगे कि मैंने तो इसको पहले बता रखा था, ये वापस से ऐसे क्यों वियर्ड क्वेश्चंस पूछ रहे हैं जैसे इसको पता ही नहीं है, इट्स बिकॉज उसका मेमोरी फुल हो चुका है एंड इट इज ट्राइंग टू स्टोर अ न्यू वन. एंड मॉडल साइज, बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स. मॉडल साइज वो एलएलएम में लार्ज का मतलब मॉडल साइज होता है हमेशा कि मॉडल कितने पैरामीटर्स पे एक वर्ड को अंडरस्टैंड कर सकता है. जैसे एक वर्ड का बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं, बट आपने उस मॉडल को कितनी तरीके से समझा रखा है. नाउ इसके बारे में हमें इतना ज्यादा ध्यान नहीं देना है, हमें सिर्फ कैलकुलेशन करना है. तो इस कैलकुलेशन के लिए हम देखते हैं, ऑलरेडी हम केस स्टडी करेंगे कुछ ऑलरेडी प्री अवेलेबल मॉडल्स का. जैसे कि लामा 3 जो हमारा है वो 8B करके एक वेरिएंट है, उसका है 150 टोकन्स पर सेकेंड. ये एलएलएम इन्फ्रेंस का है. लामा 370B का है 200 टोकन्स पर सेकेंड. ये उन पर सेकेंड इतने जनरेट करते रहे हैं. GPT-4 का है 50 टोकन्स पर सेकेंड. अगेन इट इज अ जनरेशन, ये आउटपुट जनरेशन का एक कैलकुलेशन है. क्लाउड 3.5 का है 60 टोकन्स पर सेकेंड. तो चलिए अभी समझने की कोशिश करते हैं जीपीयू फंडामेंटल्स. अभी बहुत बार मैंने बात कर ली कि हर बार कंप्यूटेशनल पावर को कॉस्ट लगता है, हर बार टोकन्स जब भी हम प्रॉम्प्ट करते हैं तो एआई हमेशा उसको प्रोसेस करता है. वो प्रोसेस करने का वो प्रोसेस करता ही है थ्रू जीपीयूज, दैट इज ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स. So GPUs are like a workhorses for AI. They power both the training and inference of language model. मैंने आपको बताया ट्रेनिंग मॉडल हमेशा से सेट ऑफ आंसर जो हमने ट्रेन करके रखा हुआ है मॉडल को कि इस क्वेश्चन का यही आंसर देना है, और इन्फ्रेंस इज समथिंग जहां पे ये मॉडल अपने आप खुद डिसाइड करता है द नेक्स्ट टोकन. वो बस कॉन्टेक्स्ट रखता है कि हमारा प्रॉम्प्ट क्या था, उसके बाद उसको एक पॉसिबल और प्रोबेबल आंसर को देने की कोशिश करता है. We will make a video regarding this कि what is this training model and inference model, but that will be in later part. अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि GPU is like a main ingredient in our AI journey. अब AI इस हिसाब से देखा जाए तो कुछ कोड्स हो सकते हैं, जैसे क्लॉड इज गुड फॉर कोडिंग एंड जेमिनी एंड चैट जीपीटी इज गुड फॉर नॉर्मल एक्सप्लेनेशन, या फिर कुछ भी हो सकता है, या फिर वीडियो जनरेशन के लिए सोरा अच्छा हो सकता है, VO3 अच्छा हो सकता है. इट्स ऑल बिकॉज ऑफ देयर जीपीयूज. वो किस तरीके के जीपीयू यूज कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल एनवीडिया का H100 है, हमें नॉर्मली काफी लैपटॉप्स में अगर होता होगा, उसमें 80 GB का HBM3 मेमोरी है एंड इट गिव्स अस 2000 टीफ्लॉप्स का परफॉर्मेंस देता है. अब ये बेटर किस लिए है? दिस इज बेटर फॉर ट्रेनिंग एंड इन्फ्रेंस ऑफ लार्ज मॉडल. बड़े मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए दिस इज वेरी गुड, बट इसका कॉस्टिंग कितना होता है? $30,000 to $40,000 के आसपास इसका कॉस्ट आता है. वही अगर थोड़ा उससे छोटा वर्जन लिया जाए, दैट इज एनवीडिया A100, इसका परफॉर्मेंस थोड़ा लो है, दैट इज 624 टीफ्लॉप्स का है. ये एक एवरेज काम कर लेता है फॉर ट्रेनिंग एंड इन्फ्रेंस ऑफ एआई मॉडल. इसका कॉस्ट कम पड़ता है, दैट इज $10,000 to $15,000. उसी तरीके से और 2-3 हम लोगों ने एग्जांपल लिए. फॉरगेट अबाउट इट, जस्ट इतना आप देखिए कि जितना आप लो परफॉर्मेंस चाहते हो उतना आपको कम कॉस्ट देना पड़ता है. जितना ज्यादा परफॉर्मेंस उतना ज्यादा कॉस्ट. उसी की तरीके से हम अपने मॉडल का जो हम बना रहे हैं उस मॉडल का हम एक तरीके से रेफरेंस लेने की कोशिश करते हैं. उसके लिए आपको क्या चाहिए? रिक्वायर्ड जीपीयूज इज इक्वल टू टोटल टोकन्स पर सेकेंड्स डिवाइडेड बाय टोटल सेकेंड्स पर जीपीयू इनटू 1 प्लस रिडंडेंसी. अब इसको समझने की कोशिश करते हैं. अभी एक एग्जांपल लेते हैं, लामा 370B. ये एक तरीके से एआई मॉडल है. 200 टोकन्स पर सेकेंड इसका मॉडल थ्रूपुट है. मैंने आपको पिछली बार समझाया था कि एक उसको आंसर जनरेट करने के लिए वो पर सेकंड कितने जनरेट कर सकता है, दैट इज 200 टोकन्स पर सेकंड. उतना ही जीपीयू का भी हो गया, तो 200 पर सेकंड पर जीपीयू, एक तरीके से जीपीयू का. नाउ प्लेटफॉर्म नीडेड, ये सिर्फ लामा का है. ये इसको कितना चाहिए? 3000 सॉरी तो इसको चाहिए 3,45,000 टोकन्स पर सेकंड का. उस हिसाब से कितना हो जाएगा जीपीयू? 345 जीपीयू. बेस कैलकुलेशन कर रहे हैं. जैसे देखिए अभी यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल टोकन्स पर सेकंड. टोटल टोकन्स पर सेकंड कितना था? 33,400 टोकन्स पर सेकंड डिवाइडेड बाय टोटल सेकंड्स पर जीपीयू, दैट वाज 20 into 1 plus redundancy is 20%. Redundancy is 20%. That is that इसका 20%. Okay, that will cost as
20% of 344. Which essentially will come somewhere around 344. So redundancy is 344. इसका हम लोगों ने 20% के आसपास कर लिया है, 325 324 के आसपास. सो यू विल गेट समथिंग अराउंड 2070 GPUs. सो आपका अगर मॉडल थ्रूपुट अगर आपका AI जनरेट कर रहा है प्लेटफॉर्म नीडेड पर सेकंड के लिए, सो बस इतना बेसिक समझ लीजिए कि ये एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन फॉर रिक्वायर्ड GPU, दैट इज टोटल टोकन पर सेकंड जो प्लेटफॉर्म को चाहिए, डिवाइडेड बाय GPU का टोटल टोकन GPU जनरेट करने के लिए, फिर GPU के लिए कितना टोटल टोकन चाहिए, into 1 plus 344. This 344 is redundancy, that is like 20% of platform needed tokens per second. Now next comes as vector database. अब ये एक डेटाबेस कैसा है कि यहाँ पे एम्बेडिंग स्टोर्स होता है. अब व्हाट इज एम्बेडिंग्स? जब भी आप अपना कोई भी वर्ड लिखते हो, माय नेम इज एस, तो ये सबको AI ब्रेक डाउन करता है टोकन्स में, जो मैंने आपको समझाया, माई हो जाएगा, नेम हो जाएगा, इज हो जाएगा, एस हो जाएगा, उसको मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करता है यूजिंग लीनियर अलजेब्रा एंड कैलकुलस. तो हर चीज का, जैसे m का हो सकता है वो डायमेंशंस में ब्रेक डाउन करने की कोशिश करे, माई को वो x एक्सिस y एक्सिस में डिवाइड करने की कोशिश करे. दिस इज अ कॉम्प्लेक्स टॉपिक, इसको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट फॉर एग्जांपल आप बस इतना ही समझ लीजिए कि इन सब चीजों को मैथमेटिकल इक्वेशंस में हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, एंड ईच इक्वेशन इज कॉल्ड एम्बेडिंग्स. एंड इसको स्टोर करने के लिए हमें वेक्टर डेटाबेस चाहिए, तो दैट इज वेक्टर डेटाबेस. अब हमने पिछली बार भी डेटाबेस कैलकुलेशन किया था, उस तरीके से हम यहाँ पे वेक्टर डेटाबेस कैलकुलेशन करेंगे. नाउ यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आता है रैग. अभी इतना समझने की जरूरत नहीं है, बट आपको मैं नॉर्मल बेसिक में समझा देता हूँ. दैट इज रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन. एक AI को रेलेवेंट इंफॉर्मेशन देखने की, जो भी जैसे समझ लीजिए आपने कुछ पूछा है तो उसके बारे में उसको रेलेवेंट इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं से चाहिए, तो ये रैग हेल्प करता है उसको रेलेवेंट इंफॉर्मेशन देखने, फेच करके एक नॉलेज बेस से उसके बाद आपको आंसर दे सके. अब अभी इसके बारे में उतना जानने की जरूरत नहीं है, बस एम्बेडिंग के बारे में आप समझ गए कि एक तरीके से हम वर्ड्स को डायमेंशंस में डिवाइड करना चाहते हैं और उस डायमेंशन को हम कहीं स्टोर करना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड वेक्टर डेटाबेस. वेक्टर डेटाबेस का कैलकुलेशन कितना है? टोटल स्टोरेज इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट्स इनटू डायमेंशंस. अभी वही चीज है, डॉक्यूमेंट्स क्या है, डायमेंशंस क्या है, इनटू 4 बाइट्स इनटू 1.5 ओवरहेड. ये एक तरीके से स्टैंडर्ड कैलकुलेशन है. हम अपने को ये चीज समझ लीजिए, रट्टा ही मारना पड़ेगा, वैसा चीज है कि दैट इज डायमेंशंस, डॉक्यूमेंट्स इनटू डायमेंशन, कितने डॉक्यूमेंट्स है और उसको कितने डायमेंशंस में हमने डिवाइड किया. अभी हर मॉडल का अलग डायमेंशन हो सकता है. कुछ 4096 डायमेंशंस तक एम्बेडिंग्स जा सकती हैं, तो इसका कोई फिक्स कैलकुलेशन है नहीं. बट फॉर एग्जांपल 10 मिलियन डॉक्यूमेंट्स अगर है तो उसके लिए स्टोरेज 86 GB का स्टोरेज लगेगा. आप इतना समझ लीजिए कि स्टोरेज स्केल्स विद डॉक्यूमेंट काउंट एंड एम्बेडिंग डायमेंशंस. हमेशा स्टोरेज डिपेंड होगा कि डॉक्यूमेंट्स कितने हैं और उसके डायमेंशंस कितने हैं. तो एक तरीके से 1536 डायमेंशन इज स्टैंडर्ड फॉर ओपन AI एम्बेडिंग्स. सो ओपन, जैसे मैंने आपको बताया कि ईच मॉडल हैव देयर ओन एम्बेडिंग स्ट्रक्चर्स, ऐसे ओपन AI का है 1536. ऐसे ही और भी बड़े बड़े मॉडल्स है जिनका 4096 तक भी जा सकता है. नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग कम्स इज मंथली कॉस्ट एस्टिमेशन. अभी कोई भी एप्लीकेशन आप बनाओगे तो उसका मंथली कॉस्ट कितना होगा वो आपको जानने की जरूरत पड़ती है. सो API कॉस्ट एक तरीके से आपका जो API कॉस्टिंग है, मतलब आपको जो इंटरकनेक्ट करना है आपके कोड से या फिर अलग अलग पेज को आपको जो इंटरकनेक्ट करना है, उसका कॉस्टिंग कितना आता है? $14,000. GPU इंफ्रास्ट्रक्चर हमने पता लगाया कि कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तो वहां पे एक तरीके से हम $1.7 मिलियन का एक एस्टिमेशन कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कितने सारे GPUs लग सकते हैं. एक GPU का कॉस्ट भी मैंने आपको दिखाया कि कितना, किसी किसी का 30,000 है, किसी किसी का 10,000 है, तो उस हिसाब से 1.7 मिलियन GPU लग सकते हैं. स्टोरेज, वेक्टर स्टोरेज का हमने दिखाया तो वो $252,000 लग सकते हैं. नेटवर्किंग, बैंडविड्थ का कैलकुलेशन $1,000 है. मॉनिटरिंग, ये वापस से आ जाता है कि आप अपने एप्लीकेशन को सिक्योर कितना करना चाहते हो, या फिर आप उस पे वॉच टाइम कितना डालना चाहते हो. इंजीनियरिंग टीम, ये अगेन हायरिंग फायरिंग वाले टीम है जो आप, ये अगेन इंजीनियरिंग टीम इज लाइक योर टीम विच इज हैंडलिंग ऑल दिस स्टफ. वो उसका सैलरीज मिला के $500,000. टोटल मंथली खर्चा आएगा $2.4 मिलियन. एंड इफ यू हैव दैट इन योर पॉकेट, लेट्स स्टार्ट AI मॉडल बिजनेस. कुछ नया बनाते हैं, कुछ AI मॉडल बनाते हैं. आई नो बहुत सारे कैलकुलेशन आपको समझ में नहीं आ रहे होंगे, इनफैक्ट मुझे भी समझ में नहीं आ रहे हैं,
बट एक तरीके से हम यहाँ पे सिर्फ कैपेसिटी प्लानिंग देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कैलकुलेशन कितना हो सकता है। हमें कोई रट्टा मारने की जरूरत भी नहीं है और हमें कोई फॉर्मूला याद करने की भी जरूरत नहीं है। हम बस समझना चाहते हैं कि एक बिजनेस बनाने के लिए वो कितने सारे पैरामीटर्स को समझ के अपना कॉस्टिंग डिसाइड कर रहे हैं। नाउ जैसे यहाँ पे कॉस्टिंग टोटल हमने देख लिया 2.6 मिलियन। ये याद रखना कि किसी भी चीज का अगर आपको लार्ज स्केल में चाहिए तो इट विल गो इन मिलियंस, और कम पावर का चाहिए, बेसिक चाहिए तो मिलियन से कम भी रह सकता है। अब है एंड टू एंड आर्किटेक्चर। वापस से हमारे पुराने चीजों पे जो हम लोगों ने सीखी हुई थी कि पहले हमको यूजर्स देखना होता है, सीडीएन, वापस से अवेलेबिलिटी सर्वर्स, कहाँ कहाँ सर्वर्स अवेलेबल हैं, एपीआई गेटवेज है रेट लिमिटिंग के लिए, मतलब एक यूजर कितने रिक्वेस्ट भेज सकता है, वो लॉग इन कर सकता है कि नहीं, ये सब भी हमें कॉस्ट में ऐड हो जाते हैं। फिर लोड बैलेंसर का कॉन्सेप्ट मैं बहुत बार समझा चुका हूँ कि ट्रैफिक को राउट करने का, मॉडल राउटर, फिर ये राउट टू ऑप्टिमल मॉडल्स, मतलब समझ लीजिए आपने बस एक बेसिक प्रॉम्प्ट दिया है, उसके लिए हाई मॉडल का जीपीयू यूज करने से अच्छा है किसी बेसिक मॉडल का जीपीयू यूज करना, तो बेसिक मॉडल पे वो राउट कर देगा। जीपीयू क्लस्टर्स क्या है, फिर वो क्लस्टरिंग क्या होता है, अलग अलग जीपीयूज को स्टैक करने का, उस तरीके से क्लस्टर। वेक्टर डेटाबेस अगेन एम्बेडिंग को स्टोर करने का। रेडिस कैशे, इन मेमोरी फास्ट स्टोरेज, रेडिस कैशे ऑलरेडी समझा चुका हूँ। ऑब्जेक्ट स्टोरेज, आप आपका कितना कंपैटिबल है मेटा डेटा स्टोर करने के लिए, मॉडल्स का डेटा स्टोर करने के लिए ऑब्जेक्ट डेटा। एंड मॉनिटर है ये अलग अलग चीजें, जैसे कि एक है ग्राफाना या फिर डेटा डॉग, ये अलग अलग टूल्स है जो हमको चाहिए रहते हैं हमारे परफॉर्मेंस को, हमारे एआई मॉडल को मॉनिटर करने के लिए। एक बार वापस से देख लेते हैं हम लोगों ने आज क्या क्या सीखा है। डेली एक्टिव यूजर्स हमारे हैं 100K। ओके, अब हम क्या करते हैं, एक छोटा सा एआई मॉडल का प्लान करने की कोशिश करते हैं। एक छोटा सा एआई मॉडल हम डिजाइन करते हैं। समझ लीजिए हमारे एक्टिव यूजर्स सिर्फ 100,000 यूजर्स हैं, वो 20 प्रॉम्प्ट पर डे कर रहे हैं। इनपुट प्रॉम्प्ट हमेशा 500 है, आउटपुट प्रॉम्प्ट 1000 है, जो हम लोगों ने पहले डिसाइड देखा हुआ था। हमने वापस से अभी हम लोग वापस से एक बार रिफ्रेश करते हैं हमने जो जो सीखा था। हमने देखा था कि हमारा जो डेली एक्टिव यूजर्स है, मतलब हमारे रजिस्टर्ड यूजर्स का 20% हमारा एमएयू था, 30 to 40% हमारा एमएयू था, मंथली एक्टिव यूजर्स, एंड उसका 10 to 20% हमारा डीएयू था, दैट इज डेली एक्टिव यूजर्स। तो हमारा 100,000 हमारे डेली एक्टिव यूजर्स थे, वो 20 प्रॉम्प्ट्स पर डे कर रहे हैं, तो इसका मतलब टोटल कितना हो जाएगा, 2 बिलियन प्रॉम्प्ट्स पर डे हो जाता है। नाउ इनपुट, अब टोकन का कैलकुलेशन क्या था, टोकन वाज 500 इनपुट टोकन था, आउटपुट ये एवरेज है, 500 इनपुट टोकन एवरेज, आउटपुट 1000 इनपुट एवरेज। अब इसको अब मल्टीप्लायर कर दोगे, 2.5 का हमने फैक्टर रखा है मल्टीप्लायर का। मॉडल थ्रूपुट मतलब कि जीपीयू का, मतलब एक जीपीयू को रिस्पांस देने में 200 टोकन्स लग रहे हैं, 200 टोकन्स पर सेकंड पर जीपीयू। और जीपीयू का प्राइस कितना है, वो एवरेज हम पकड़ रहे हैं तो $35,000 का। सो इससे डेली रिक्वेस्ट कितने हैं, 2 मिलियन डेली रिक्वेस्ट। डेली टोकन्स टोटल कितने होंगे, 3 बिलियन। पीक आरपीएस हमने जो कैलकुलेट किया था दैट वाज पहला था 23 हमारा बेसिक था, उसको हम लोगों ने पीक से मल्टीप्लाई किया था, दैट वी गॉट 58। एंड रिक्वायर्ड जीपीयूज इज अराउंड 209 रिक्वायर्ड जीपीयूज फॉर आवर दिस कैलकुलेशन। ठीक है, कॉस्ट ब्रेकडाउन करना है तो वी हैड ऑलरेडी एस्टिमेटेड दैट इट विल कॉस्ट अराउंड 2.6 मिलियन ईयरली कॉस्ट फॉर आवर एआई मॉडल। With this, we have completed the AI model with this we have completed AI model capacity planning, जिसमें हम लोगों ने देखा कि एक AI मॉडल को बनाने में कितना कॉस्ट लगता है, क्या क्या कंपोनेंट्स है जिसके बारे में हमें ध्यान रखना है। ऑल्दो सिर्फ इतने ही कंपोनेंट्स नहीं है, देयर विल बी सो मेनी अदर कंपोनेंट्स, बट हमने एक रफ एस्टिमेट लगा दिया है कि 2.6 मिलियन डॉलर्स का कॉस्ट आएगा पर ईयर टू रन ए AI मॉडल। सो अगर आपके पास इतने पैसे हो तो गिव मी अ कॉल, अंटिल देन शूट द ट्रबल।